तो आज हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। देखिए, कूलाम का नियम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने 11वीं में पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। डिफरेंस केवल यह है कि वहां पर दो द्रव्यमान हुआ करते थे, यहां पर दो आवेश हैं। मान लीजिए ये आपका एक आवेश है जिसको आप Q1 कह रहे हो और दूसरा आवेश ये है Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है आपकी r। जैसे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में एक m1 द्रव्यमान हुआ करता था और दूसरा m2 और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हुआ करती थी r। और वहां पर आप कहते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और साथ ही साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम उसी तरीके से यहां पर जो फोर्स है F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। अब जैसे आप इन दोनों को यहां कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने पे F इज प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक तो इक्वल और दूसरा एक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू यहां पर जो कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2/r²। तो ये आपने 11वीं में पढ़ा और 11वीं के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के साथ साथ आपने इन दोनों को पढ़ा था पहले चैप्टर में, जहां पर आया था फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो दोनों तरह के फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशन फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी। तो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है आप उसको कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का है, लेकिन यहां पर क्या है, चार्ज के नेचर के हिसाब से ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा अगर दोनों चार्ज आपके सेम है, सेम का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो फिर आकर्षण का होगा। ऐसे इसी को भी आप कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। F इज इक्वल टू यहां जो कांस्टेंट आता है K Q1 Q2/r²। अब जब कोई कांस्टेंट आता है तो फिर हमें उस कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई उसके बारे में बताइए ये क्या चीज है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप कहते हो, और जो K की वैल्यू होती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए। आप MKS सिस्टम की बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू अलग होगी, आप CGS सिस्टम की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी, और आपको ध्यान भी रखना है दोनों को। तो इन MKS सिस्टम, अगर आप MKS सिस्टम की बात करें तो MKS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 9 × 10⁹। लेकिन इसी को अगर आप CGS में बात करेंगे तो CGS में K इज इक्वल टू होता है 1। मान लीजिए कभी कभी ये नियम आ जाए लिखवाने के लिए कि अच्छा भाई कूलाम्स लॉ को आप CGS सिस्टम में लिखिए, तो केवल आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू K की जगह 1 आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। सही है। और वैसे अगर बात करें MKS सिस्टम में तो इसके हिसाब से अगर चेंज कर दें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की जगह पे 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। अब K तो भाई आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू आपने बता दी कि MKS में ये है, CGS में ये है। थोड़ी सी यूनिट की भी बात हमें यहां करनी चाहिए। तो यूनिट की जब आप बात करोगे तो यूनिट कभी रटने की बजाय क्या करें, आप जो फॉर्मूला होता है उससे निकालने की कोशिश किया करो। फॉर्मूला हमारा क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। हमें K निकालना है, r² इधर चला जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आ जाएंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
कूलम स्क्वायर। तो यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। साथ की साथ अब एक नया कांस्टेंट और आ गया यहां पे, जो आप कह रहे हो एप्सिलॉन नॉट। ये एक नई चीज आ गई, तो आपको इसके बारे में भी बताना होगा कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। तो वेयर एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात और वायु के लिए लगभग एक जैसा ही यूज हम करते हैं। ठीक है, वैसे दोनों में डिफरेंस आप जानते हो। निर्वात का मतलब है वहां से आपने एयर को भी हटा दिया है तो निर्वात होता है, और एयर है वो आपकी वायु हो गई। लेकिन विद्युतशीलता की बात आती है तो निर्वात और वायु के लिए एक जैसा यूज आप कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट के यूनिट की देखिए, ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन बना देता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछता तो नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते तो उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है। इसकी यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो उसको भी हम अलग से अब समझ लेते हैं। तो जब बात एप्सिलॉन नॉट की आ गई है तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो अब आप इसकी पहले तो वैल्यू की बात करें तो देखिए, वैल्यू अगर निकालने की बात आ जाए तो आप यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा और 9 पूरा ये नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर। आप इसमें पाई की वैल्यू लगाएंगे, पावर्स को ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। सही है। साथ की साथ अब इसके मात्रक की बात की जाए कि भाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आएगा, तो उसको भी आप यहीं से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना। अब एप्सिलॉन नॉट अपॉन में तो ये उधर जाने पे ऊपर पहुंच जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एक तरह से रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक इसकी यूनिट का बहुत आपको विशेष ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नई फिजिकल, देखिए फिजिक्स में एक तरह ध्यान रखिए, जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा कांस्टेंट आ जाए जो डायमेंशन वाला है, जो यूनिट वाला है, तो फिर उसकी डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस जरूर करिए भाई। एक तो होते डायमेंशन लेस, अगर कोई चीज इस तरह का रेशियो है, दो सेम चीजों का रेशियो है कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम, अब जब दोनों ही स्पीड हो जाएंगी ऊपर नीचे तो कोई यूनिट तो आनी नहीं है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप पढ़ते थे। तो अगर इस तरह का रेशियो है जो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कांस्टेंट आ रहा है जिसकी यूनिट भी है, उसकी डायमेंशन भी है, तो फिर आप उसको निकालना जरूर सीखें, अपनी प्रैक्टिस में इसको शामिल करें। तो भाई इसकी चलिए डायमेंशन और निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात की जाए तो आप इसकी विमा निकालें। विमा निकालने के लिए देखिए दो तरीके हैं आपके पास, एक तो चाहो तो यूनिट से ही बना दूं और एक चाहो तो फॉर्मूले से बना दूं। ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर हम तो फॉर्मूले से बनाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट यहां से यहां आ जाएगा और एफ नीचे चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया क्रॉस में और एफ चला गया नीचे। 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्यू चार्ज होता है, चार्ज की डायमेंशन की बात करें तो Q इक्वल टू IT। देखिए डायमेंशनों में जो यूज किया जाता था वो केवल 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी ना आपने, उनको यूज किया जाता है। इसका मतलब Q इक्वल टू IT, और I जो हमारी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में थी। इसका मतलब चार्ज की जो डायमेंशन होती है I के लिए भाई Q इक्वल टू IT, और I के लिए हम डायमेंशन A यूज करते हैं और टाइम के लिए T, तो चार्ज की हो जाती है AT।
अब ये दो चार्ज दिख रहे हैं Q1 Q2, तो दोनों की करेंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे फोर्स है ml की पावर माइनस और ये l स्क्वायर, ऊपर ले जाकर के एक ही ब्रैकेट में ले आइए। सबसे पहले m की बात करिए, m की पावर -1, l 2 और 1 3, माइनस के 3, t और a 2। इस तरह से आपने एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल ली। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम कूलाम्स लॉ को पढ़ रहे हैं। कूलाम्स लॉ से हमारा फॉर्मूला आ गया, उसके बाद कूलाम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया k, उसको हमने समझ लिया कि भाई k जो है वो एमकेएस सिस्टम में क्या होगा और सीजीएस सिस्टम में क्या होगा। उसके बाद हमने उसमें एक अनदर कांस्टेंट आ गया एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हो, उसके बारे में समझ लिया कि भाई एप्सिलॉन नॉट जो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका यूनिट क्या होगा और उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो स्टेप टू स्टेप हम चीजों को समझते चले जाएं। ठीक है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते बीच बीच में से। तो कुल मिलाकर के एप्सिलॉन नॉट की बात हमारी कंप्लीट हो गई। और ये जो फोर्स निकल करके आया ये कहां है, जब हमारे चार्ज कहां पे रखे हुए हैं, एयर में या फिर वैक्यूम में, निर्वात में। तो निर्वात में जो फोर्स या एयर में जो फोर्स निकालना है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फोर्स को निकाल लिया करोगे। ठीक है, लेकिन अब यहीं साथ में बात आती है कि भाई वायु के अलावा अगर वहां कोई मीडियम हो, मान लीजिए हमारे जो चार्ज रखे हुए हैं वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, उसके लिए फिर क्या लेकर के आया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की, और वो भी कहां पर, किसी माध्यम में। देखिए माध्यम में कूलाम का नियम, आप किसी मीडियम में कूलाम के नियम को लेना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा गौर करिए, आपको क्या चीज ऐसी दिख रही है जो एयर के लिए यूज की गई है इसमें, और वो दिख रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब माध्यम में जब आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, मान लीजिए मैं एफ को एफ एम लिख देता हूं, यानी फोर्स इन मीडियम, और फिर क्या हो जाएगा आगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। अब एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, अब उस माध्यम की विद्युतशीलता आएगी। ठीक है, तो वहां पर एप्सिलॉन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी जो का त्यों Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके चल रहे हैं और इसे इक्वेशन सेकंड माने, तो ये तो फोर्स हो गया आपका एयर में और ये आपका फोर्स हो गया माध्यम में, और दोनों को कंपैरिजन करके आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है परमिटिविटी का, विद्युतशीलता का, कि भाई उसमें विद्युतशीलता क्या है और यहां पर विद्युतशीलता क्या है। लेकिन हमारे सामने एक समस्या रहेगी, कभी भी वायु के लिए तो विद्युतशीलता की वैल्यू आपको दे दी एप्सिलॉन नॉट की, लेकिन किसी भी मीडियम के लिए विद्युतशीलता की वैल्यू नहीं दी जाती है। और जब माध्यम के लिए विद्युतशीलता की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो फिर आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। भाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको कभी नहीं दी जाएगी, और जब नहीं दी जाएगी तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक नया पॉइंट आता है, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक भी बोल देते हो। ठीक है ना, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अब इस चीज को समझने के लिए हम इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी फोर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फोर्स का कंपैरिजन करोगे, यानी आपने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, तो इधर हो गया एफ अपॉन एफ एम। आरएचएस में देखिए क्या हो जाएगा भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट। इस वाले इक्वेशन से बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, तो 1/एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले से बचेगा 1/एप्सिलॉन। और इसको सही तरह से कर लोगे, इसे सही कर देंगे आप, तो एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, ये दो विद्युतशीलताओं का अनुपात हो गया।
भाई ऊपर किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की। नीचे किसकी विद्युतशीलता है? तो इसको भी आप एक नया नियतांक का नाम दे सकते हो और उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको कहते हैं परावैद्युतांक। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कुल मिलाकर के इन दोनों को आप ले सकते हो एप्सिलॉन आर, और कुछ बुकों में इसको के भी लिखा गया है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना ये के और ये वाला के दोनों अलग अलग चीज हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और ये जो आ रहा है आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये परावैद्युतांक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये माध्यम का परावैद्युतांक है, इसीलिए आप चाहो तो इसको एप्सिलॉन आर लिख लो, अंग्रेजी में बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल देते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड जब भी आता है ना, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को दूसरे के रेस्पेक्ट में बता रही हो। तो वास्तव में ये देखो दो का अनुपात है ये, इसका मतलब आप एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो इसीलिए आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए फोर्स की, तो F/Fm, एक ये फॉर्मूला तो हमारा आ गया कि एप्सिलॉन आर या फिर के। तो एक ये आप यहां से देख सकते हो, अगर कभी आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाए कि भाई दो चार्ज एयर में रखे हुए थे, तो उनके बीच में 50 न्यूटन का बल काम कर रहा था। अब उनको एक ऐसे माध्यम में रख दिया है जिसका परावैद्युतांक 10 है, तो बताइए बल क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना बात को? इसका मतलब एयर में बल, तो F की वैल्यू 50 न्यूटन, किस माध्यम में रख दिया? उसका परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू 10। सही है ना? एप्सिलॉन आर 10 हो गया, और पूछ रहा है कि माध्यम में बल क्या हो जाएगा, तो Fm पूछ रहा है। तो यहां से अगर आप क्रॉस करके Fm निकालोगे तो Fm इक्वल टू हो जाएगा ये इधर और ये इधर F/एप्सिलॉन आर। यानी इस न्यूमेरिकल की बात करें तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 50/5 न्यूटन। तो जो बल होता है अधिकतम कहां होता है? एयर में। और जैसे जैसे आप कोई दूसरा माध्यम लेते चले जाओगे, मान लो आपने पानी के अंदर रख दिया, अलग हो गया, कोई दूसरा मीडियम ले आए उसमें रख दिया, तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगा, कम होगा। एयर और वैक्यूम में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, अधिकतम रहेगा। ठीक है? तो आपको अब आपने क्या, देखिए इस टॉपिक में कूलाम के नियम में आप धीरे धीरे नई नई चीजें सीखते जा रहे हो। आपने कूलाम के नियम को पढ़ा, फिर आपने कूलाम के नियम को किसी माध्यम में पढ़ा, वहीं पर आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पढ़ा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तुमने दोनों मीडियमों में पढ़ा, एमकेएस सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है और सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है। फिर के की जो वैल्यू थी 1/4πε0, तो एक और कांस्टेंट आ गया एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा कि भाई इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। उसके साथ साथ फिर आपने एप्सिलॉन को पढ़ा, ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और फिर इन दोनों का रेशियो, और उसको आप कह रहे हैं परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए ना? तो कई चीजें आपकी आ गई, और यहीं पर ये फॉर्मूला भी आ गया। और इस तरह से कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप इजीली उस एक नंबर के न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर? अब साथ की साथ एप्सिलॉन आर के बारे में थोड़ा सा और समझ लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है परावैद्युतांक के बारे में पूछ लेता है। हालांकि हम समझ चुके हैं, पर फिर भी परावैद्युतांक को अलग से पूछे तो उसको आप कैसे समझेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है आप इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात आ जाए कि भाई आप रिलेटिव परमिटिविटी की बेसिक डेफिनेशन क्या दोगे, तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन आप यहां से देना इसकी। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? तो बेसिक डेफिनेशन यहां से हो गई, लेकिन आप इसको निकालें तो ये फोर्स के टर्म में भी आ रहा है। देखिए F/Fm, यानी आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए F/Fm से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चल के कैपेसिटेंस के टर्म में भी आएगा, वो मैं वहीं पर बता दूंगा आपको, और एक बार इसको भी वहां रिवाइव करा देंगे। तो कुल मिलाकर के फिलहाल हम परमिटिविटी ऑफ
निकालने की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की बात अगर करेंगे तो उसे निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो परमिटिविटियों का रेशियो और एक फोर्स का रेशियो। अब बात आती है कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए यूनिट और डायमेंशन, ये तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तुरंत तुम्हारा माइंड क्लिक करे कि भाई इसको और पता लगाओ कि क्या है, और वो फॉर्मूले से आराम से आ जाता है, उसमें रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं भाई ये तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, यानी यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, न तो इसकी कोई यूनिट है न इसकी कोई डायमेंशन है। इसका मतलब ये तो सिंपल एक नंबर हुआ करेगा, यानी इसकी जब वैल्यू आया करेगी तो वो एक कांस्टेंट नंबर हुआ करेगा। जैसे एयर के लिए या वैक्यूम के लिए बात करें तो वैक्यूम के लिए हमेशा एप्सिलॉन की आर की वैल्यू जो होती है, एप्सिलॉन आर किसके लिए, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 ली जाती है। एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए 1.0000045 या 5 करके लेते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा चला गया डेसिमल में, उसके लिए भी 1 यूज कर लेते हैं। सही है। तो निर्वात और वायु की जब बात आएगी तो उसके लिए एप्सिलॉन आर को 1 ले लेंगे। इसे वो तुम्हें बताएगा नहीं कभी न्यूमेरिकल में, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी और भी कोई मीडियम अगर यूज करेगा तो वो आपको वैल्यू उसकी दी जाएगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन होगी। लेकिन एक चीज और ऐसी है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर का मतलब चालक, और जितनी भी धातुएं होती हैं उनको कंडक्टर मानते हो आप, जितनी भी मेटल्स हैं आपकी सबको चालक मानते हो आप, चालक होती हैं सभी। इसका मतलब चालकों के लिए इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, चालक के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट इसको भुला देता है। ये वैल्यू कभी देगा नहीं, तुम्हें खुद यूज करनी होगी। तो ध्यान रखना, चालकों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, इनफाइनाइट, अनंत लगाओगे आप। क्लियर। अब थोड़ा सा लौट करके दोबारा से कूलम्ब्स के लॉ पे आते हैं। भाई हमने ये कहा था कि माध्यम में बल निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू कभी नहीं होगी तुम्हारे पास। अब एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं होगी तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू लाएं कहां से, तो आप यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालोगे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा आपका। तो फिर बल क्या हो जाएगा, फिर आप इस वाले फॉर्मूले को कैसे उसमें लिख सकते हैं, तो माध्यम में फिर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यम में जो बल आएगा फिर वो एप्सिलॉन की जगह पर आप एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब दोनों का कंपैरिजन देखो, साफ दिख रहा है, केवल इसमें एप्सिलॉन आर फालतू आ रहा है। आप चाहो उसकी जगह के लिख सकते हो, लेकिन क्लियर रखना कि ये वाला जो के होगा और ये वाला जो के है वो अलग अलग चीज है। आप एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, के यूज कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है ना, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों अलग अलग चीजें। तो अब कुल मिलाकर के आपका ये वाला फॉर्मूला भी बन गया, इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपके पास है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के कूलॉम का नियम हो गया, कूलॉम का नियम किसी माध्यम में हो गया, साथ ही साथ वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली बात आ गई, वो भी आप समझ गए, परमिटिविटी की बात आई उसको आप क्लियर कर चुके, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन की बात और कर लेते हैं कि भाई कूलॉम के नियम में और जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस चीज को थोड़ा सा और समझ ले। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल को बताता है, और यहां पर जो है कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच में बताता है। वहां पर जो बल था वो केवल आकर्षण का था, और यहां पर जो बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का है। वहां पर जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग उसको कहते हैं जब कोई फोर्स डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो आपने दोनों में देखा अपोन में आर स्क्वायर आ रहा है दोनों ही फोर्सों में, तो वो वाला भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और ये वाला भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। न्यूटन ने यह कहा था अगर कोई दो पार्टिकल बहुत पास रख दिए जाएं तो उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। हम और आप बैठे, हमारे बीच में भी लग रहा है, हमारे बीच में जो लग रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें, 11th में हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया था, वो 10⁻⁻ के से भी न्यूटन के ऑर्डर का आया था।
जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो हमें महसूस नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी लग रहा है, इसका मतलब कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूरी तक काम करता है। ऐसे ये वाला फोर्स भी आपका, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी काफी अधिक दूरी तक काम करेगा। और उधर आप आगे चल करके जब पढ़ोगे एटम वाले चैप्टर को, तो वहां तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो एटॉमिक डिस्टेंस तक भी काम करता है। यानी ये जो हमारा लॉ है कूलाम का नियम, ये परमाणुीय दूरियों से लेकर के एक लंबी दूरी तक के लिए लागू होता है। और दूसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस नियम को स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए दिया गया है। स्थिर यानी चार्ज जब रेस्ट में है, और बिंदु यानी पॉइंट चार्ज है। यहां देखिए हम 3 पॉइंटों को थोड़ा सा क्लियर कर लें। जब पॉइंट की बात आती है तो एक तो होता है बिंदु, या उसको कह दो पॉइंट मास, दूसरा पॉइंट साइज, और तीसरा पॉइंट चार्ज। तो ये तीनों पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि इन तीनों पॉइंटों का मतलब क्या है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि कोई एक बॉडी है तो उसको हम पॉइंट मान लिया तो अब हमेशा वो पॉइंट रहेगी। इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं बड़ा सिंपल सा जिससे आप समझ सकें। मान लीजिए एक बस है, और बस जो है बस स्टैंड में खड़ी हुई है, और ड्राइवर ने उसको अपनी जगह से खिसका करके थोड़ा सा आगे खड़ा कर दिया। तो बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो बस की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब आप बस को पॉइंट, अब पॉइंट साइज कह लो या पॉइंट मास कह लो, अगर मास की बात करो तो पॉइंट मास, और पॉइंट साइज की बात करो तो पॉइंट साइज नहीं कह सकते। लेकिन वही बस स्टैंड से चल करके आगरा चली जाए, मान लीजिए हाथरस से आगरा जा रही है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज मोर देन द लेंथ ऑफ द बस। यानी उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है, निग्लिजिबल है। तो फिर आप उस बस को पॉइंट साइज कह सकते हो। अब आप उसके साइज को निग्लिजिबल मान सकते हो। तो देखिए केस बदल गए, एक जगह बस को आप पॉइंट साइज नहीं मान रहे हो और दूसरी जगह उसको क्या मान के चल रहे हो। तो मेन होता है वो जो डिस्टेंस वहां ली जा रही है उसके कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति है, और वो साइज है तो पॉइंट साइज, और उसका मास है तो पॉइंट मास। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए ये है, अगर ये अभी यहां से तुम्हारी मेज से नीचे गिर जाए, तो ये मान लीजिए 4 इंच 5 इंच का है, और ये भी लगभग 2.5 फुट की है, तो आप इसको पॉइंट मास नहीं मान सकते, पॉइंट साइज नहीं मान सकते। लेकिन अगर ये किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरे, बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिराया जाए, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी इसके द्वारा, उसके कंपैरिजन में इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर हम इसको पॉइंट मास या फिर पॉइंट साइज कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। तीसरा पॉइंट है पॉइंट चार्ज। तो इसी तरह से भाई चार्ज जब भी होता है किसी न किसी बॉडी पे होगा, उसका अपना खुद का मास होगा। भाई आपने पहला पॉइंट ही पढ़ा था, चार्ज एसोसिएट विद मास, सही है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बॉडी वो, जैसे मान लीजिए आप ये 2 बॉडी ले रहे हो और आप ये मान के चल रहे हो कि इन दोनों बॉडियों का जो साइज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरेटिवली निग्लिजिबल है, ठीक है। तो इनके साइज को आप पॉइंट साइज कह सकते हो, इनके मासों को पॉइंट मास कह सकते हो, और इसके चार्ज को पॉइंट चार्ज कह सकते हो। क्लियर। चलिए